हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग की यूजीसी नेट का जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी क्लासेस आप लोग की मैंने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कि हम पीवाईक्यू के बेसिस पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अलग अलग यूनिट वाइज आपके क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि यूनिट फर्स्ट में की जो इंटरनेशनल बिजनेस है या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट का जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसकी वीडियोज़ आप लोग की अलग से आ रही हैं। अब हम यूनिट सेकेंड भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इसका यूनिट सेकेंड है। तो पीवाईक्यूज जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि उसी को बेस बना के आप लोग चलिए, जिससे कि ईजी रहे आप लोगों के आगे तैयारी के लिए, क्योंकि जो पीवाईक्यूज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे हमको आगे अपनी तैयारी भी करनी होती है। तो यहाँ पर जो पीवाईक्यूज हैं वो आपके रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। जून के लिए आप लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहने वाली हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड ऑफ अकाउंट्स एज पर AS21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। तो जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्वेश्चंस आपके कम आते हैं। जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका जो यूनिट 1 है उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, या जो टैक्स वाला है पोर्शन उससे बहुत आते हैं क्वेश्चंस, या फिर जो क्वेश्चन आपके मार्केटिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग आपके यूनिट जो हैं उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग आते हैं। कुछ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ से कम पूछे जाते हैं। तो अलग-अलग जो अब उसका एग्ज़ाम है, अलग-अलग उसका जब कब जून में या दिसंबर में जो होता है, तो उसमें अलग-अलग पैटर्न रहता है कि किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट आपके सारे ही यूनिट हैं, आपको सभी तैयार करने हैं, अगर आपका जून का टारगेट है कि आपको क्लियर करना है। यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स होते हैं, स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। एक तो आपका डायरेक्टली इस तरह से आ जाता है, या कभी-कभी दोनों साइड में यहाँ पर आपको दे रखा होगा एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी होती है, तो आपको मैच करना होता है। इस तरह से भी पूछा जाता है। ये 2 तरीके रहते हैं, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेखा विवरण तैयार करना होता है, वो क्या होगा? ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक, मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, या फिर मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज़, या फिर मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज़। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि AS21 जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, उसमें जो समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है, तो वो मैंडेटरी हो जाता है फॉर लिस्टेड कंपनीज़। जो सूचीबद्ध कंपनियाँ हैं उनके लिए वो अनिवार्य होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं कि कैसे ये अनिवार्य रहेगा, या इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि एक उद्यम समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है, तब AS21 अनिवार्य है। अन्य शब्दों में लेखा प्रणाली मानव समेकित वित्तीय विवरण पेश करने के लिए एक उद्यम अधिभार पत्र नहीं है। उद्यम किसी भी कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है, अथवा यह AS21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार हम बात करेंगे, तब वहाँ पर कंसोलिडेटेड जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं एंटरप्राइजेस को। तो यहाँ पर और साथ में भी चीज़ कह रखा है कि सेबी के अनुसार, हाउएवर एज पर सेबी ऑल कंपनी शुड प्रिपेयर देयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो भी कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कैश बजट। रोकड़ बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि जो कैश बजट होता है उसके बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं जहाँ पर आपका ट्रू या फॉल्स रिलेटेड पूछा जाएगा। तो द शॉर्टेज ऑफ एक्सेस ऑफ कैश वुड अपेयर इन अ पर्टिकुलर पीरियड। रोकड़ का घटना अथवा बढ़ना किसी अवधि विशेष में दर्शाया जाएगा। ऑल इनफ्लोज वर्ड अराइज बिफोर आउटफ्लोज फॉर दोज पीरियड्स। अवधि विशेष के सभी आवकों को जवकों से पूर्व दिखलाया जाएगा। ओनली रेवेन्यू नेचर कैश फ्लोज आर शोन। केवल आयगत प्रति के रोकड़ प्रवाह को ही दर्शाया जाता है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज शोन एज एन इनफ्लो। अंश पूंजी के निर्गमन की प्राप्तियों को आवक के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर रोकड़ बजट के बारे में कैश बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो इस चीज़ को सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दिया करिए कि क्या पूछा है, ट्रू पूछा है कि इज़ नॉट ट्रू पूछा है। यहाँ पर पूछा है इज़ नॉट ट्रू, क्या सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं होगा।
तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन कहा है कि रोकड़ का घटना अथवा बढ़ना किसी अवधि विशेष, तो ये कंफर्म सही है कि एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए बजट बनाया जाता है। कैश बजट हो या कोई और भी बजट हो, तो उसमें भी एक पार्टिकुलर पीरियड रहता है, उसके अनुसार ही बजट तैयार किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बी वाला कह रहा है कि ऑल इनफ्लोज वर अराइज बिफोर आउटफ्लो फॉर दोज पीरियड, कि अवधि विशेष के सभी अंकों को जो अंकों से पूर्व दिखाया जाएगा। करेक्ट है कि क्या इनकम हो रही है, कितना अराइज हो रहा है, उसी के बेसिस पर इनफ्लो कितना हो रहा है, उसी के बेसिस पर हम पहले उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस करने हों। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी पॉइंट कह रहा है कि ओनली रेवेन्यू नेचर कैश फ्लोज आर शोन, केवल आयगत प्रवृत्ति के रोकड़ प्रभाव को ही दर्शाया जाता है, यही गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों तरह के ही दिखाए जाते हैं, ना कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर के। तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको स्पेशली ध्यान देनी है इसमें, कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, उसी के बेसिस पे आपका आंसर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोकड़ बजट एक युक्त अथवा समीक्षा है नकदी आगमन या नकदी बहिर्गमन की, यानी कि इसमें आपका कैश में जो भी इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर डिपेंड ये नहीं करेगा कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर हो, रेवेन्यू कैपिटल दोनों नेचर होता है। Cash budget is a device of review of cash inflows and outflows. It is used as a tool for analyzing the revenue and cost of a company or individual. A brief statement of cash flow over a projected period is called cash budget. क्या कहलाता है कि ब्रीफली जब आप स्टेटमेंट एक प्रिपेयर कर रहे होते हैं कैश फ्लो का, वो आपका क्या हो जाता है, कैश बजट कहलाता है। तो यहाँ पर इनफ्लो आउटफ्लो और स्पेशली रेवेन्यू कैपिटल दोनों को ही शामिल किया जाता है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें कि नकदी बजट का महत्व क्या रहेगा, वो भी देख लेते हैं। महत्व की अगर बात की जाए तो नकदी बजट के महत्व को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बजट इज नोन एज फॉलोइंग। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट डिफाइंस द पीरियड ऑफ कैश शॉर्टेज एंड पीरियड ऑफ सरप्लस कैश। ये नकदी में कमी की अवधि और अधिशेष नकदी की अवधि को बताता है कि कब आपकी कैश जो है वो शॉर्टेज रहेगी या फिर आपका कहाँ पर सरप्लस रहेगा। फिर सेकेंड पॉइंट में it prevents the firm from accumulating excess funds. It helps the firm getting favorable condition for availing cash discount. ये फर्म को अधिक धनराशि के संचय से रोकता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अपने पास रिजर्व में ना रखें, और या फिर ये फर्म को नकदी छूट लेने के लिए अनुकूल परिस्थिति में सहायता पहुंचाता है। तो ये इसका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस होती है कैश बजट की। तो यहाँ पर कैश बजट से क्वेश्चन बजट के बारे में एक दो क्वेश्चन ज़रूर हर बार पूछे जाते हैं। तो आगे भी जो प्रीवियस PYQs हैं उसमें मैं शामिल करती रहूँगी कि आगे की वीडियोस में। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी जून के एग्ज़ाम के लिए। और आगे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की एक अलग से भी मैं लेकर के आप लोगों के लिए आऊँगी सीरीज़, जिसमें ये जितने भी PYQ में आपके हुए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल आए हैं, वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि हर बार 5-6 क्वेश्चन आप लोग के न्यूमेरिकल आते ही हैं एग्जाम में, तो वो अच्छे से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, निम्नलिखित लेन देन का अध्ययन करें। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शंस बताए हैं, आपको उसको देख करके बताना होगा कि फ्लो ऑफ फंड इज, निधियों का प्रवाह किस में हो रहा है। रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, अल्पकालिक ऋणों का लेना। गुड्स परचेज फॉर कैश, नकदी देकर वस्तुओं को खरीदना। पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर, शेयरों के रूप में बोनस की अदायगी। इशू ऑफ शेयर्स इन ल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की बजाय शेयर जारी करना। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे कि फ्लो हो रहा है फंड का। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता होगा कि जो है कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बदले में आप शेयर जारी कर सकते हैं, किस चीज़ के बदले में आप शेयर जो इशूज़ होता आप शेयर है वो नहीं कर सकते। तो वहाँ पर वो या फिर कोई भी चीज़, तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करिएगा। तीनों भी हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स Limited goes into liquidation and a new company Z Limited purchase the business of X Limited. It is a case of X Limited कंपनी का विघटन होता है और X Limited के व्यवसाय को एक नई Z कंपनी खरीद लेती है। ये किस प्रकार की घटना है,
अमलगमेशन है, संविलियन, अब्सॉर्प्शन है, अवशोषण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, आंतरिक पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, बाह्य पुनर्निर्माण। तो ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड कंपनी को विघटन होता है, यानी कि एक्स लिमिटेड कंपनी क्या है, लिक्विडेशन में जाती है, समाप्त हो जाती है, और नई कंपनी एक्स जेड लिमिटेड उसको परचेज कर लेती है, एक्स के बिजनेस को, यानी जो एक्स लिमिटेड थी, एक्स लिमिटेड अब समाप्त हो गई है और इसके बिजनेस को किसने परचेस कर लिया है, जेड लिमिटेड ने परचेस कर लिया है। तो अब ये क्या कहलाता है, यानी कि एक्स लिमिटेड पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, अब जो है वो जेड लिमिटेड रह गई है। तो इस तरह का जो व्यवहारिक घटना है जो बिजनेस में हुई है वो क्या कहलाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी, कोई नई कंपनी बनाई गई है, उसमें उसके शेयर्स को उसने या उसके सारी चीज़ों को ख़रीद लिया है बिजनेस को, तो इसे एक तरह से क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है, बाह्य पुनर्निर्माण कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो संविलियन होता है, संविलियन में एक कंपनी को दूसरी कंपनी क्या करती है, क्रय करती है, वहाँ पे एक नई कंपनी जो होती है वो क्रिएट नहीं होती, एक पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी जो होती है वही उसको परचेज कर लेती है। अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण एक अलग चीज़ है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में रहेगा। आंतरिक पुनर्निर्माण जो होता है वहाँ पर कंपनी अपने ही कोई नई कंपनी का निर्माण नहीं होता, कंपनी अपनी पूंजी में कमी, कैपिटल का रिडक्शन कर सकती है या अपनी नीतियों में परिवर्तन कर सकती है, तो इस तरह से वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। जब एक्सटर्नल होता है तो वहाँ पर इसमें ये रहता है कि एक नई कंपनी जो होती है वो उसको परचेस करती है, या एक नई कंपनी जो होती है वो बनाई जाती है जिसमें कि वो सारी चीज़ें आपकी जाती हैं जो कि पहले की कंपनी में होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि एक्स लिमिटेड कंपनी का विघटन होता है और एक्स लिमिटेड के व्यवसाय को एक नई कंपनी जेड लिमिटेड खरीदेगी, तो ये बाह्य पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो किसी कंपनी के विकसित होने पर किसी नई कंपनी द्वारा उस व्यवसाय को खरीदना क्या है, बाह्य पुनर्निर्माण कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। जो अमलगमेशन है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, या फिर ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दे रखा है, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट को देखकर आपको ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट जो कह रहा है, द की स्ट्रेटजी बिहाइंड एक्वायरिंग अ कंपनी इज टू क्रिएट शेयर होल्डर्स वैल्यू। किसी कंपनी के अधिग्रहण के पीछे मुख्य रणनीति शेयरधारकों के शेयर के मूल्य में वृद्धि करना है। सेकंड कह रहा है कि conglomeration is a merger between two companies that have business areas common। एक समान कारोबार करने वाली दो कंपनियों का विलय कॉन्ग्लोमरेशन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है स्टेटमेंट 3 जो है कह रहा है, एमआरटीपी एक्ट गॉट रिप्लेस बाय द कंपटीशन एक्ट 2002 इन इंडिया। भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने एमआरटीपी अधिनियम का स्थान ले लिया था। यहाँ पर आपके कोड्स दे रखे हैं, आपको देख के बताना है, हो सकता है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो, कोई 2 हो, कोई 3 हो, या फिर सिर्फ एक भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एक स्टेटमेंट वाइज चलें तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि किसी कंपनी के अधिग्रहण के पीछे मुख्य रणनीति शेयरधारकों के शेयर के मूल्य में वृद्धि करना है। हो सकता है ऐसा भी कि जो एक कंपनी है उसका अधिग्रहण जो किया जा रहा है, एक्वायर कर रही है, तो वहाँ पर शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करना हो, ये भी करेक्ट हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि कॉन्ग्लोमरेशन इज ए मर्जर बिटवीन टू कंपनीज दैट हैव बिजनेस एरियाज कॉमन बिजनेस एरिया जिसका होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो कॉन्ग्लोमरेशन होता है उसमें क्या रहता है कि दो कंपनियों का मर्जर तो होता है, लेकिन वो दो कंपनियां साथ आती हैं। ऐसी कंपनियां होती जिनको कॉमन बिजनेस नहीं होता, जो एक तरह का बिजनेस नहीं कर रही होती, अलग अलग टाइप का उनका बिजनेस होता है, वो कंपनियां जो आपस में मिल करके जो काम करती हैं, साथ आती हैं, उसको कॉन्ग्लोमरेशन कहा जाता है, ना कि सेम ए बिजनेस एरिया वाली को। तो ये आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 3 है, एमआरटीपी एक्ट जो रिप्लेस होकर नया एक्ट कंपटीशन एक्ट 2002 इन इंडिया आया, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपके फर्स्ट और थर्ड वाला करेक्ट है, तो पहला वाला नहीं होगा। यहाँ पर जो सी वाला पॉइंट दे रखा है वो करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 ओनली आर करेक्ट। यहाँ पर ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाले ही करेक्ट हैं, बाकी दोनों यहाँ पर आपके यहाँ पर बाकी सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर
कि समूह व्यापार संयोजन से तात्पर्य ऐसे विलय या अधिग्रहण से है जहां दो या दो से अधिक कंपनियां जो पूरी तरह से अलग अलग उद्योगों में काम कर रही हों एक कॉर्पोरेट इकाई के अंतर्गत आती हैं। यानी कि रिफर्स टू ए मर्जर और एक्विजिशन वेयर टू आर मोर कंपनीज ऑपरेटिंग इन completely different industries come together under one corporate initiative, essentially creating a diverse company with multiple unrelated business lines across various sectors। यानी कि जो अलग अलग अनरिलेटेड बिजनेस कर रही होती हैं अलग अलग सेक्टर्स में। दिस स्ट्रेटेजी इज ऑफन यूज टू डाइवर्सिफाई रिस्क एंड एक्सपेंड मार्केट। ये जो स्ट्रेटेजी है क्यों यूज़ की जाती है कि जो रिस्क है जोखिम है उसको विभाजित करने के लिए, विविधता के लिए, या फिर मार्केट को बढ़ाने के लिए। टू रीच बाय कंबाइनिंग डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन और सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला। किसी एक ही छतरी के नीचे जोड़कर बाजार पहुंच को विस्तार करने के लिए इस रणनीति का या इस नीति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समूह व्यापार संयोजन जो होता है वो क्या कहलाता है, ये क्या होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप इजली इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त साझेदार पर देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पार्टनर है वो रिटायर हो गया है, रिटायर होने के बाद भी उस पार्टनर पर कौन सी ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि रहती हैं। इफ़ अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, यदि अतिरिक्त राशि उसके ऋण खाते में संचित कर दी जाती है, यहाँ पर लोन अकाउंट होगा। इफ़ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस, यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता। इफ़ ही स्टार्ट ए सिमिलर बिजनेस इज, यदि वह को और कहीं उसी प्रकार का कारोबार कर लेता है। इन ऑल द सिचुएशन टिल ही सर्वाइव्स, जब तक वह जीवित है किसी भी स्थिति में वो जिम्मेदार बना रहता है। तो कोई पार्टनर अगर रिटायर हो गया है उसके बाद भी उसके दायित्व कब बनेगा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उसका दायित्व तब बनता है अगर उसने पब्लिकली ये सूचना नहीं दी या फिर उसने अपना सारी सूचना नहीं दी है कि उसने रिटायरमेंट ले लिया है, तो उसका दायित्व बना रहेगा। अदरवाइज उसका दायित्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो एक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति से ही किसी कंपनी से सेवानिवृत्त हो सकता है। सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार देयताओं की जिम्मेदारी से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि वह अन्य साझेदारों के समक्ष में लिखित रूप से कोई करार या समझौता नहीं करता है। अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम ए कंपनी ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कि जो बाकी के पार्टनर्स हैं उन्हीं के कंसेंट से रिटायर होता है। द रिटायरिंग पार्टनर कैन नॉट बी रिलाइव्ड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइबिलिटीज unless he makes an agreement or settlement in writing with the other partners। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सिंपल जो पार्टनरशिप होती है उसकी बात की जा रही है, लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है उसकी बात नहीं की जा रही है। क्योंकि एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी भी होती है, सीमित साझेदारी होती है, उसके रूल्स अलग होते हैं थोड़े से इस साझेदारी से। तो यहाँ पर बात जो हो रही है एक साधारण साझेदारी की हो रही है, क्योंकि सीमित दायित्व वाली साझेदारी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कितने मैक्सिमम है या मिनिमम उसमें लोग होते हैं, क्या उसके जो है रूल्स होते हैं, उसका ऑडिटिंग किस तरह से होती है। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी आगे की वीडियोस जो आएंगी वहाँ पर। तो इसके लिए भी चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जब तक वो साझेदार जो है बाकी साझेदारों को सूचित नहीं कर देता है, सूचना नहीं दे देता है, तब तक वो जो भी दायित्व उसके लायबिलिटी बन रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन वॉट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी के तुलन पत्र में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को किस क्रम में दर्शाया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स, व्यापारिक प्राप्य बिल, कैश नकदी रोकड़, या फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर और पत्रों में निवेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कंपनी के तुलन पत्र यानी कि जो बैलेंस शीट है उसमें जो परिसंपत्तियाँ एसेट दिखाई जाती हैं उनका क्रम क्या होता है, किस फॉर्मेट में या किस ऑर्डर में दिखाई जाती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ओके, आपने देखा होगा जो एसेट साइड होता है तो वहाँ पर बहुत तरह की एसेट होती हैं, इंटेंगिबल होती हैं, फिक्टिशियस एसेट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, करेंट एसेट होती हैं। तो उनका एक क्रम रहता है, एक ऑर्डर में दिखाया जाता है। जैसे कि आपकी कैपिटल होती है, सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल दिखाई जाती है, उसके बाद इशूड दिखाई जाती है, सब्सक्राइब, पेड अप, कई तरह से दिखाया जाता है। सेम ऐसे ही आपका एसेट साइड में भी रहता है। तो सबसे पहले कौन सी दिखाई जाएगी, इसकी बेसिस पर आपको एक पूरा क्रम। ओके, आपने देखा होगा जो नेट के पेपर जो बच्चे दे रहे हैं पहले से उनको पता ही होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कोड दे रखे होंगे और आपको सही से इनको लगाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो होगा
तो यहाँ पर फर्नीचर और फिटिंग्स जो है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट होती है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपकी ये थर्ड वाला आ जाएगा पॉइंट, कि सबसे पहले उसको हम दिखाते हैं। उसके बाद जो दिखाई जाती हैं इन्वेस्टमेंट जो होती हैं आपकी, जो भी निवेश होता है वो दिखाया जाएगा। इसके बाद आपके जो ट्रेड रिसेबल प्राप्यबल होते हैं वो दिखाए जाएंगे, और कैश जो होता है वो सबसे एंड में दिखाया जाता है। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये दोनों चीज़ें लास्ट में दिखाई जाती हैं। यहाँ पर ये आपके लास्ट में आ जाएगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें कि कैश सबसे लास्ट में जो है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। और अगर फर्स्ट वाला पॉइंट जो थर्ड वाला था, तो वो भी आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, और आपको ऐसे ही देखना है कि कैसे कहाँ से चीज़ों को हमें रखना है, और यही टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो वहाँ पर या इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है तो वहाँ पर दो क्रम उसके होते हैं, दो तरह से दिखाया जाता है। एक लिक्विडिटी ऑर्डर होता है, एक परमानेंस ऑर्डर होता है। तो लिक्विडिटी ऑर्डर जो होगा उसमें इसमें संपत्तियों को रोकड़ में तुरंत परिवर्तनता, यानी कि लिक्विडिटी कितनी जल्दी उसको लिक्विड में हम चेंज कर सकते हैं, उसके क्रम में दिखाया जाता है। इसी प्रकार दायित्वों को भी प्रथम भुगतान संभावना के क्रम में दिखाया जाएगा। और दूसरा वाला जो है, इसमें स्थायी संपत्तियों दायित्वों को सबसे ऊपर और चालू संपत्तियों चालू दायित्वों को बाद में दिखाया जाता है। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर तरलता क्रम में पूछेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर होगा, और अगर आपका स्थायित्व क्रम में पूछ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर आपका होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं तो इंग्लिश में एक बार कन्वर्ट करके क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, क्योंकि कई बार इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, तो फाइनल जो माना जाता है वो इंग्लिश वाला ही करेक्ट माना जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश वाले को भी आप लोग एक बार पढ़ लिया करिए। कभी कभी बहुत इजी भी हो जाता है, समझने में भी आसान हो जाता है जब हम इंग्लिश वाला पोर्शन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बार बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये बनते हैं। When opening stock is 50,000, closing stock is 60,000 and the cost of goods sold is 2,20,000, the stock turnover ratio is। जब आरंभिक रहतिया आपका 50,000 है, अंतिम रहतिया 60,000 है, बेचे गए माल की लागत 2,20,000 है, तो रहतिया आवर्त अनुपात क्या होगा, आपको ये निकालना है। क्या निकालना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके फॉर्मूला जो आपके रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड हैं सारे याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो करंट रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो, इससे तो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया था करंट रेशियो से रिलेटेड, बहुत ईजी सा क्वेश्चन आया था। तो फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत जो होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अपॉन में आ जाता है यहाँ पर आपका एवरेज स्टॉक, अपॉन में आ जाएगा एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन में आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली बताया ही है 2,20,000 का, और एवरेज स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन है, एवरेज स्टॉक हम निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाएगा? जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसको ऐड करके ओपनिंग स्टॉक, शॉर्ट में OS लिख देते हैं, प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 50,000 का रहेगा, लिख लीजिए, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 60,000 जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था, अपॉन में आ जाएगा 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना आ जाता है, इन दोनों को ऐड करिएगा तो आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000 अपॉन 2 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका 55,000। अब ये सब आप ओरल कर लेते हैं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, स्पीड इतनी होती ही है कि आसानी से आपका ऐसे ही निकल आएगा कि कितना होगा। 55,000 निकल आता है हमारा एवरेज स्टॉक। अब हमको दोनों चीज़ें पता चल गई, फॉर्मूले में रख लीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? 2,20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपकी, अपॉन में आ जाएगा 55,000। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। इजी करना चाहते हैं तो यहाँ पर 0 से 0 आपके जो है चले जाएंगे, 11 से कर लीजिए, 5 टाइम जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, 5 से 20 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स, 4 गुना आ जाएगा। देखा कितना इजी था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
अब वहाँ पर जब आप करिएगा और आपको प्रैक्टिस होगी, आपको सही से पता होगा कि क्वेश्चन कैसे निकालना है, तो वहाँ पर बहुत ही ईजी होगा जब आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो ओरल निकल जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये, इसमें टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगता और पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक न्यूमेरिकल ही है। इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स एवरेज स्टॉक सेलिंग प्राइस 8,000, 25% अबव कॉस्ट, व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यदि रहतिया आवर्तन पर 6 गुना है, औसत रहतिया यहाँ पर 8,000 है, विक्रय मूल्य बराबर लागत से 25% अधिक हो तो सकल लाभ की राशि क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, थोड़ा सा और इजी करके इसको लिख देते हैं तो आपको आसानी से समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो भी हमने निकाला ही था, 6 टाइम यहाँ पर बता रहा है कि 6 टाइम्स है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर एवरेज स्टॉक को बताया हुआ है, जो एवरेज स्टॉक है उसका वो भी दे रखा है, यहाँ पर खुद ही निकाल के बताया है 8,000 का। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है कि जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस यहाँ पर परसेंट में दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25% अबव कॉस्ट। तो इतनी चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, लाभ की राशि निकालनी है, आपको प्रॉफिट निकालना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वही फॉर्मूले से हमको चलना है जो फॉर्मूला हमने अभी लगाया था। तो जब वही फॉर्मूले से हमें चलना है तो सबसे पहले हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारे पता ही है 6 था, उसको लिख लीजिए, 6 यहाँ पर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर दिखाया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको नहीं पता है तो यहाँ पर हम उसको शॉर्ट में लिखा जाता है CO, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS इसको लिखा जाता है, हम लिख लेंगे। एवरेज स्टॉक हमको पता है, लिख लीजिए 8,000 का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जो COGS है आपका, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये बाहर आ जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाता है और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आ गई। तो बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए कि हमको ये पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। अब आपको क्वेश्चन में जो कि कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट है, लागत का 25% अधिक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 48,000 की आपकी लागत जो अभी हमने निकाल ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था जो अभी हमने निकाला, उसी से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस को। यहाँ पर लिख लीजिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48,000, और उसी में हमें ऐड कर देना है उसका ही 25%, 48,000 का ही 25% अपॉन में 100 कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट में। 48,000 यहाँ पर लिख लिया। अब हम उसका निकालेंगे जब तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 यहाँ पर चले जाएंगे, 480 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 60,000 की हमारी क्या निकल के आ जाएगी, सेलिंग प्राइस निकल आएगा। अब हमें पता चल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लागत कितनी आई थी, हमको वो पता चल गई, हमको ये पता चल गया कि सेलिंग प्राइस कितना है जो कि हमारा 60,000 का है। अब हमें दोनों चीज़ें पता चलने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम ईजिली निकाल सकते हैं जो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। जब आपको पता ही है कि यहाँ पर हमको लागत पता है, COGS शॉर्ट में लिख लेते हैं, COGS हमको लागत पता चल गई और हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता चल गया। यहाँ पर पहले यहाँ पर सेल लिखा जाएगा क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस में से ही हमको घटानी होगी तो ही हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप पहले क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे हम, जो सेलिंग प्राइस है उसको पहले लिख लीजिए और यहाँ पर COGS हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा 60,000 हो गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई हमारी जो हमने अभी निकाली ही थी 48,000 की, लेस कर देंगे कितना आ जाएगा, 12,000 जो है यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। वैसे तो हमें आप यहाँ पर ही निकाल लिया, आपको अगर आ रहा है बहुत ही ईजी है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर से भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने ये 12,000 निकाला था ये भी हमारा क्या था, ये 12,000 ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था।
तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, जिनको थोड़ा-सा जो है न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए यहाँ पर मैंने पूरा जो है एक्सप्लेन करा है कि कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका आंसर 12,000 आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई बार डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में टर्नओवर रेशियो नहीं पूछा होगा, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ आपको निकालनी होगी। तो कैसे हमको उसी फॉर्मूले में रख कर उसको सॉल्व करना है, हमको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इस पर एक अलग से भी न्यूमेरिकल की वीडियोज़ मैं लेकर के आऊँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि जो है न्यूमेरिकल आपके 5 से 6 पूछे जाएंगे, तो आप अलग से प्रिपेयर अगर कर लेंगे पीवाईक्यू को, तो एग्ज़ाम में आपके डायरेक्टली ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज? निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? तो यहाँ पर आपके जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, उससे भी क्वेश्चंस आपके भी देखे गए हैं प्रीवियस में कि बने हैं, पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर का भी क्वेश्चन बन जाता है और सेकंड पेपर का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको अच्छे से इसके बारे में भी, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा, आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्विक बुक्स है, सेज ऑन है, सेज वन है, सेज एम है, सेज 50 है। तो इसमें से कौन सा पैकेज नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जो सेज एम है वो इसका पैकेज नहीं है, बाकी तीनों ही क्या है, इसके पैकेज होंगे। या इसके अलावा अगर कहा जाए और कौन से इसमें शामिल किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन बही खाता, डेस्कटॉप बही खाता सॉफ्टवेयर के बजाय एक वेब आधारित कंप्यूटर अनुप्रयोग मतलब यूज़ कराया जाता है। इसमें सेवाएं जो मासिक मासिक शुल्क लगता है, यानी कि जो पेमेंट होता है। फ्रेश बुक्स हैं, हार्वेस्ट है, क्विक बुक्स हैं, ऑनलाइन है, सेज वन, सेज 50, जोहो बुक्स, आउटराइट, या फिर जो आपके ज़ीरो, इस तरह के हैं। इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा और इसको ध्यान में भी रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं ये कौन से हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी पॉइंट आपका दिया हो सकता है। तो अब आज की वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि 2015 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, वो सारे पीवाईक्यूज अलग अलग यूनिट वाइज मैं आप लोग को करा दूंगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ईजी रहेगा कि पीवाईक्यू कैसे हैं, या अगर रिपीट होते हैं तो भी आप ईजिली आंसर उसका निकाल पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।